गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर सुबह की स्पेशल रिपोर्ट। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए पश्चिम बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीती रात पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक बार फिर तनाव की स्थिति देखने को मिली है। परसों जिस रिसरा इलाके में रामनवमी जुलूस के दौरान बीजेपी नेता दिलीप घोष की शोभा यात्रा पर हंगामा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, तस्वीरें सामने आई थी और बीती रात अब वहीं पर 4 ट्रेनों पर पथराव और बमबाजी हुई है। पथराव और बमबाजी के बाद भारी तादाद में पुलिस रेलवे ट्रैक पर गश्त करती नजर आई। पथराव के बाद स्टेशन पर मौजूद लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रात की तस्वीरें हैं और रात 11:30 बजे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब जैसे ही तनाव की स्थिति यहां पर नजर आई वैसे ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर ट्रैक पर नजर रखी गई। हालांकि वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने नारेबाजी तक की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, अभी क्या स्थिति है और साथ ही किसने पत्थरबाजी की? आगजनी यहां पर पहले की गई थी लेकिन अब यहां बमबाजी की खबर सामने आई है ट्रेन के ऊपर। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची और अभी स्थिति क्या है यहां इस इलाके में? देखिए, हिंसा काफी देर तक चली थी रात को और उसके बाद 10 बजे से 1 बजे तक ट्रेन की आवाजाही पूरी बंद रही थी। यानी कि हावड़ा से लेकर बर्धमान तक की ट्रेन लाइन है, उस पर आवाजाही बंद रही है। 3 घंटे तक मेन ट्रेन और उसके साथ साथ यानी कि मेन रूट की ट्रेन और उसके साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेन और लोकल ट्रेन लगभग सभी बंद थी। हजारों यात्री रात को हावड़ा स्टेशन से लेकर बर्धमान तक परेशान रहे हैं। पुलिस ने अधिक गश्त लगाई है, रात भर पुलिस की एक्स्ट्रा तैनाती रही है और अभी भी धारा 144 रिश्ता में जारी है। ये ध्यान में रखते हुए कि आज फिर बीजेपी उस इलाके में प्रदर्शन करेगी, पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की कानून का उल्लंघन आज बर्दाश्त नहीं किया। मनोज्ञा, किसी ट्रेन की आवाजाही पर इसका क्या असर पड़ा है और अभी क्या स्टेशन पर जो कार्य है वो सुचारू रूप से हो पाया है अब शुरू? देखिए, लॉन्ग रूट की ट्रेन 1 बजे तक बाधित थी, यानी कि बाघ एक्सप्रेस और बाकी सारी ट्रेन जो रात को निकलती है जिसके ऊपर एक्सप्रेस, इनको किसी को छूटने में लेट हुआ तो कई ट्रेन रास्ते में रुकी रही जगह जगह पर, यानी कि उत्तरपाड़ा स्टेशन, फुलनगर स्टेशन या बादल स्टेशन तक। जब ये ट्रेन की आवाजाही शुरू हुई है रात करीब 1 से 2 बजे के बीच में, इसके बाद से अभी तक कम से कम ट्रेन रात से नॉर्मल चल रही है, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव जारी है। मनोज्ञा, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हुगली में एक बार फिर कल रात हिंसा हुई है और रेलवे स्टेशन पर यह हिंसा हुई है। रसरा इलाका, जहां पर कुछ दिन पहले ही आगजनी की घटना सामने आई थी और अब वहीं पर बमबाजी और पत्थरबाजी हुई। देखिए, बंगाल, बिहार और झारखंड में जिस तरह ये पैटर्न पर हिंसा हो रही है वो क्या कहता है? दरअसल रामनवमी के बाद से जिस तरह हालात यहाँ पर बिगड़े हैं, क्या उसके लिए सियासत जिम्मेदार है? ये सवाल बार बार पूछे जा रही है। लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक बार फिर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने उनकी पॉलिटिक्स की लाइन लेंथ क्लियर कर दी है। प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकली तो हावड़ा के बाद हुगली में भी बवाल हो गया। अचानक पत्थर चलने लगे और लोग मैदान छोड़कर भागने लगे। सवाल यह है कि हुगली में दंगा किसने भड़काया? जिन गलियों से शोभा यात्रा गुजर रही थी वहां अचानक पत्थरबाज कैसे पहुंचे? बंगाल में धार्मिक शोभा यात्राओं के दौरान बार बार हो रही हिंसा की वजह क्या है? यही सवाल पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछे जा रहे हैं। लेकिन सूबे की सीएम ममता बनर्जी के एक बयान ने सारे सवालों को किनारे कर दिया और दंगाइयों के मजहब का सवाल सेंटर स्टेज पर पहुंचा दिया। 6 तारीखটা আমরা বজরং বলিকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে এটা মাথায় রেখে দেবেন। 6 তারিখটা আমি হিন্দু ভাই বোনেদের দায়িত্ব দিয়ে রাখবো। রমজান চলছে, মুসলিমদের উপর যাতে কোনো অত্যাচার না হয়, হিন্দু ভাই বোনেরা গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় ওদের প্রোটেক্ট করবেন, ওদের ভালো করে রক্ষা করবেন। ওরা মাইনরিটি। राजनीति में मौके का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए ममता ने जब हावड़ा और हुगली की हिंसा के बाद ये बयान दिया तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो शांति की अपील किसी खास समुदाय से कर रही हैं? क्या वो दंगों के लिए किसी खास समुदाय को जिम्मेदार ठहराना चाहती हैं? इन सवालों का जवाब लेकर आए बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार। 6 তারিখ উনি জানেন যে বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস, সেই প্রতিষ্ঠা দিবস বিজেপি যাতে পালন করতে না পারে সেই জন্য উনি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে আর ওনার পার্টির কার্যকর্তাদের উস্কাচ্ছেন
এবং তাদেরকে সিগন্যাল দিচ্ছেন বিজেপির উপরে অ্যাটাক করার জন্য। मेदिनीपुर से बीजेपी सांसद दिलीप घोष तो 2 कदम और आगे बढ़ गए। बंगाल की हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ हिंदू समाज अपना घर में ही रहे, त्यौहार घर में ही मनाए, बाहर ना निकले। जैसे 10 साल पहले कश्मीर था, अभी बांग्लादेश अफगानिस्तान की हालत जैसी है, बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। निकलेगा तो उसके ऊपर पथराव होगा, आक्रमण होगा, महिलाओं पर अत्याचार होगा। बंगाल का जो किस्सा पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ दंगों तक सिमटा था, दिलीप घोष ने बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की तुलना करके उसका कैनवस बड़ा कर दिया। तो दीदी के 42 लोकसभा सीटों वाले देश में 27% मुस्लिम वोट बैंक का नक्शा भी सामने आ गया। इसके बाद मोर्चा संभाल लिया दंगे की मार से दहले हुगली की बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने। कुछ दिन पहले सागर दिघी इलेक्शन हुआ था, उसमें तृणमूल का बहुत बुरी तरीके से हार हुआ है और मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। और मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये प्री प्लान्ड जो कॉन्स्पिरेसी ममता बनर्जी ने किया था और उसका फल रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। हाल ही में 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ बंगाल की सागर दिघी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी को कांग्रेस ने करारी शिकस्त दी। बंगाल में 2011 से सरकार चला रही ममता बनर्जी के हाथ से एक सीट का निकलना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर इससे मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी कमजोर होती पकड़ का सबूत नहीं बताया जाता, इसकी वजह समझिए। मुर्शिदाबाद जिले की सागर दिघी में 64% मुस्लिम आबादी है। सागर दिघी 2011 से टीएमसी का गढ़ रहा है। ये सीट पिछले 3 चुनाव से सुब्रत साहा के पास थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने यहाँ 42% वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी को 23.4%, कांग्रेस को 22.7% और सीपीएम को 6.8% वोट मिले थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में साहा ने 51% वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी को 24% और वामपंथी समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 19.5% वोट मिले थे। लेकिन दिसंबर 2022 में टीएमसी के विधायक सुब्रत साहा का निधन हो गया, जिसके बाद 3 राज्यों के साथ यहाँ उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस के बायरन बिस्वास ने ये सीट 22,986 वोट से जीत ली और टीएमसी का वोट शेयर घटकर मात्र 39% रह गया। और कांग्रेस ने सागर दिघी को ममता के खिलाफ मुस्लिम वोटर्स के रेफरेंडम के तौर पर पेश कर दिया। अब इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इसी खिसकते मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ममता ने तुष्टीकरण के तीर चला दिए हैं। सामने पंचायत इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, उसका वोट मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। मुस्लिम वोट को एक साथ के लिए पूरा प्री प्लान्ड है और धरना मंच से उन्होंने जैसा कहा था कि रमजान महीनों में जो ये संप्रदाय का लोग कुछ बुरा काम नहीं करते हैं। उन्होंने खुद ही, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, लेकिन खुद ही उन्होंने एक 30% का ऊपर हाथ डाल दिया। बीजेपी के इल्जाम पर टीएमसी चाहे जो सफाई दे, लेकिन सागर दिघी की हार से टेंशन में आई ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के 5 बड़े मुस्लिम चेहरों से सागर दिघी की हार पर रिपोर्ट मांगी है। ये किसी से नहीं छिपा है कि ममता मुस्लिम वोट किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती और बीजेपी हिंदू वोट को एक छतरी के नीचे लाने की जंग लड़ रही है। लेकिन राजनीति की लड़ाई अगर हावड़ा और हुगली के दंगों की शक्ल में सामने आएगी तो सवाल सबकी नीयत पर उठेंगे। अब देखिए, ममता बनर्जी के इन्हीं बयानों और बीजेपी के रिएक्शन से इतना तो क्लियर है कि बंगाल में सियासी बवाल आगे भी जारी रहेगा और हुगली और हावड़ा में तनाव भी बरकरार है। अब तो हनुमान जयंती को लेकर भी बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जहां तक एक्शन की बात है तो पीएम मोदी ने सीबीआई के एक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोदी ने कह दिया है कि कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। असल में प्रधानमंत्री मोदी सीबीआई के 60 साल पूरा होने के मौके पर एक प्रोग्राम में शामिल हुए। मोदी ने सीबीआई के कामकाज की तारीफ की, केंद्रीय जांच एजेंसी को इंसाफ का ब्रांड बताया और फिर असल मुद्दे पर आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि सीबीआई जिस तरह एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह करप्शन के मामले एक्सपोज किए जा रहे हैं, ये काम रुकना नहीं चाहिए। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। हालांकि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी करप्शन के खिलाफ एक्शन का आह्वान कर रहे थे, उसी दौरान आम आदमी पार्टी के वर्कर्स मनीष सिसोदिया के मामले में सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल होने का आरोप लगा रहे थे। शराब नीति घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पर कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन हुआ। नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी ने मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए
काला धन अपनी कंपनियों में हिंदुस्तान के अंदर लगाया, कोई कार्रवाई की सीबीआई ने? सीबीआई ने किस पे कार्रवाई की? फर्जी मामले बनाकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सरकारों को गिराने, डराने, धमकाने और पकड़ पकड़ के जेल में डालने की कार्रवाई सीबीआई ने की। हालांकि इसी तरह की बात बीते कई दिनों से कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि हाल के वक्त में विरोधी नेताओं को लेकर जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार दिखाई दे रहा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पहले पूछताछ की और फिर अरेस्ट कर लिया। पहले से जेल में बंद सत्येंद्र जैन के खिलाफ मार्च 2023 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सीबीआई लैंड फॉर जॉब स्कैम में लगातार पूछताछ कर रही है। मार्च 2023 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई। दिसंबर 2022 में के कविता से दिल्ली शराब नीति में उनके कथित रोल को लेकर पूछताछ हुई। मई 2022 में रिश्वत के एक मामले में सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ केस दर्ज किया। कर्नाटक कांग्रेस के चीफ डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई ने आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को अप्रैल 2022 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। करप्शन को लेकर मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति फॉलो करने की बात कहती है और इसीलिए कुछ दिन पहले बीजेपी हेडक्वार्टर के एक्सपेंशन के मौके पर भी मोदी ने साफ कहा था क्योंकि करप्शन एक्सपोज हो रहा है, इसीलिए सारे नेता एकजुट हो गए। लेकिन अब मोदी करप्शन पर सर्जिकल स्ट्राइक के मूड में है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। ये बात सही है कि मोदी पर करप्शन का एक दाग नहीं है, लेकिन जहां तक मोदी सरकार में विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मामलों की बात है, इसे लेकर भी कुछ फैक्ट सामने हैं। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से जांच एजेंसी सीबीआई ने 124 नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। इन 124 नेताओं में से 118 विरोधी खेमे के हैं, यानी कि 95% मामले सीबीआई ने विरोधी खेमे के नेताओं के खिलाफ दायर किए हैं। और यही वजह है कि ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स लगातार जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बेजा इस्तेमाल तो लोग इमोशंस का भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं और उन्हें भड़का रहे हैं, नफरत की आग सुलगा रहे हैं। बिहार के सासाराम और नालंदा में 4 दिन पहले जो हिंसा शुरू हुई थी, आज उसकी नई किस्त सामने आ गई है। सासाराम में एक बार फिर बम धमाकों से दहल उठा और नालंदा में कल एक बार फिर आगजनी हुई। बिहार में सुलगते नफरत के अंगारे कब शांत होंगे, सवाल इसीलिए क्योंकि बिहार के 2 जिले सासाराम और नालंदा आज फिर सुलग उठे। सुलगते बिहार की पहली तस्वीर सासाराम से आई। वक्त सुबह करीब 5 बजे का था। नगर थाना एरिया के मोची मोहल्ले में बम फटने की आवाज फिजाओं में गूंजी। दीवार पर चस्पा ये निशान उसी दहशत का जिंदा सबूत है। लोग दहशत में हैं। शेरी के समय सब कुछ जगह रहता है, उसी समय से अचानक से बहुत विस्फोटक टाइप से आवाज हुआ। कोई असामाजिक तत्व आकर करके विस्फोट करके चला जा रहा है, आपस में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। इससे दहशत का माहौल बिल्कुल है, आसपास का एरिया दहशत में है। सासाराम के मोची मोहल्ले में बमबाजी के बाद एसएसपी के जवानों ने मोर्चा संभाला। इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। बमबाजी के बाद ग्राउंड जीरो पर कैसे हालात हैं, इसकी नब्ज भी एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनोज ने टटोली। जिस तरीके से सुबह 5 बजे यहाँ पर धमाका हुआ, उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गश्त को इलाके में एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। हमारी आला अधिकारियों से बातचीत हुई थी और मैं भी खुद यहाँ इलाके में घूम रहा था तो शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ था, लेकिन अचानक से सुबह जिस तरीके से यहाँ पर धमाका हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं यही लगता है कि कोई साजिश कर रहा है, यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और सासाराम में बमबाजी के बाद पुलिस के भी होश उड़े हैं। एमआफएसी लग रहा है, जो एक सुतली बम का पटाखा टाइप का होता है, वो संभवतः किसी ने मारा है, हो सकता है मिसशिप किया हो, लेकिन उस पर भी हम लोग ये कर रहे हैं, उसको किसने ये किया देखने का प्रयास करें, जैसे मिलेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। सासाराम ने अभी सुकून की सांस ली भी नहीं थी कि 181 किलोमीटर दूर नालंदा में फिर दंगों की आग भड़क उठी। बिहार शरीफ में 2 दिन पहले स्टेशनरी की जिस दुकान को फूंका गया था, उसे फिर आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें
यहाँ पर स्टेशनरी की दुकान है और इसमें आग लग गई है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक बार इस जगह को स्टेब्लिश कीजिएगा। देखिए, बिहार शरीफ, नालंदा और गगन दीवान लिखा हुआ है। जब शोभा यात्रा निकल रही थी इसी जगह पर ही दंगा भड़का था। लगाइए, अभी देख के आए तो फिर देखे लगा हुआ है, खोलने का भी गेट खोलने और देखे आग लगा हुआ है। बिहार में अचानक रामनवमी पर दंगों की आग लगती है। ये आग किसने लगाई और क्यों बिहार दंगों की प्रयोगशाला बना? ये सवाल जहां बिहार के बाशिंदों को बेचैन कर रहे हैं, वहीं बिहार में अचानक खुली दंगों की टेम्पलेट पर सियासत के तेवर सुर्ख हैं। कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। बिहार को सुलगाने के इल्जाम बीजेपी पर लगे तो जवाब बीजेपी के खेमे से भी आया। मोर्चा खुद अमित शाह ने संभाला। सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ, नालंदा तो नजदीकी है, चिंता हो रही सर। मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2024 में लोकसभा चुनाव है। चुनावी समर से पहले बिहार सुलग रहा है, तो क्या ये हिंसा चुनावी है? वजह जो भी हो, लेकिन यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी साथ खड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो 40 लोकसभा सीट में से बीजेपी के खाते में 17 सीटें गई थी, जेडीयू को 16, जबकि एलजेपी को 6 सीट मिली थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी अलायंस ने ऐतिहासिक विक्ट्री के साथ 39 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन अब नीतीश अलग राह पर है। उधर बीजेपी का पूरा फोकस बिहार है। ऐसे में दंगों के साइड इफेक्ट 2024 की चुनावी लड़ाई में भी दिखेंगे। ये वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव से पहले बिहार का जलना कम से कम सुशासन बाबू के लिए तो अच्छा सिग्नल नहीं है। देखिए, बिहार के नालंदा और सासाराम में तनाव बरकरार है। पुलिस की टीम लगातार गश्त लगा रही है और सिचुएशन कंट्रोल में जरूर यहां पर नजर आ रही है, लेकिन इसी दौरान झारखंड में बवाल का नया चैप्टर ओपन होता नजर आ रहा है। झारखंड में रामनवमी के बाद एक बार फिर हंगामे की खबर सामने आई, लेकिन हालात काबू से बाहर ना हो जाए, इसके लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। 3 दिन के अंदर ये दूसरी घटना है जब आमतौर पर शांत रहने वाले झारखंड में टकराव देखने को मिला। पहले जमशेदपुर में रामनवमी के जुलूस में डीजे को लेकर बवाल मचा था। हालात ऐसे बने थे कि जुगसलाई में 2 समुदायों के बीच पथराव होने लगा। उपद्रव काफी बढ़ गया था, लेकिन बाद में हालात काबू में आ गए और अब साहिबगंज में एक बार फिर यही टेम्पलेट फॉलो होती दिखाई दे रही है। एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। पता ये चला कि पटेल चौक के पास किसी अज्ञात शख्स ने बजरंगबली की प्रतिमा का अनादर करने की कोशिश की। मंदिर में तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया गया। जैसे ही ये खबर फैली, बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, धरना दे दिया और पुलिस से एक्शन की मांग करने लगे। जो भी दोषी लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अब प्रतिमा को स्थापित करके इसका प्राण प्रतिष्ठा करा कर पूजा कराया जाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यही चाहता है कि जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी हो सजा। लेकिन जैसे ही हंगामा बढ़ने लगा, उसी दौरान पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। अगर वक्त पर एक्शन ना लिया जाए, इन घटनाओं को छोटा मोटा मानकर नजरअंदाज कर दिया जाए, तो फिर इसी तरह की घटनाएं देखते ही देखते हिंसा, बवाल और दंगों की शक्ल अख्तियार कर लेती है। लेकिन साहिबगंज के जिला प्रशासन की तरफ से फौरन अलर्टनेस दिखाई गई। खुद एसडीओ मौके पर पहुंचे, लोगों से बात की, उनकी शिकायतें सुनी और फिर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। जो भी दोषी होगा उस पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी है डिफेक्ट, उसको ठीक करा दिया जा रहा है और अगर जरूरत पड़ेगा तो बगल में कोई न्यायमूर्ति की भी स्थापना कर देंगे। असल में दंगे वाले पूरे सिस्टम को समझने की जरूरत है। पहले महाराष्ट्र, फिर गुजरात, बिहार, बंगाल और अब झारखंड। रामनवमी के मौके पर अचानक 5 राज्यों में बवाल होता है और धीरे धीरे ये बवाल हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और पथराव की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसके बाद सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। सवाल है, क्या दंगे वाली टेम्पलेट से 24 का चुनाव सेट करने की कोशिश हो रही है? क्या बवाल के नाम पर वोटरों की ध्रुवीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है? बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बीती रात फिर मौसम का मिजाज बिगड़ गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश,
हुई और बारिश के साथ कई इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर के पास की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार रुक रुक कर यहां पर बारिश हो रही है। तापमान में भी गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है और बादल लगातार दिल्ली एनसीआर के आसमान में बने हुए रहे। दिल्ली एनसीआर की में बीती रात की बात करें तो एक बार फिर बारिश हुई है और बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। हालांकि दिल्ली में हर साल की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जब भी बारिश होती है तो कई इलाकों में ऐसे ही पानी भर जाता है। लोगों को जरूर दिक्कतें होती हैं, गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कतें लोगों को आती है। वैसे आरोप प्रत्यारोप का खेल राहुल गांधी की पेशी पर भी हुआ। मानहानि के गुनहगार ठहराए जा चुके राहुल जब लीगल रेमेडी के लिए सूरत पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस के दिग्गजों का दस्ता भी पहुंच गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन और कोर्ट पर प्रेशर डालने का हथकंडा बताया तो कांग्रेस ने भी बीजेपी को नसीहत दे दी। मित्रकाल, सूरमा, विघ्न, कांटे, सत्य, अस्त्र, आसरा, धीरज। राहुल गांधी सूरत की अदालत से बेल लेकर क्या निकले? हिंदी के विश्वकोश से राजनीति के शब्दकोश में समाये सारे शब्द एक एक कर बाहर आने लगे। किसने क्या कहा, ये सब बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि संसद से आउट राहुल जब राहत की उम्मीद लेकर दिल्ली से सूरत पहुंचे तब क्या हुआ। मोदी सरनेम की मानहानि करके फंसे राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट ने फौरी राहत दे दी। अदालती फरमान के मुताबिक सजा पर स्टे को लेकर सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने 15,000 के मुचलके पर राहुल को जमानत भी दे दी। मामला चलने तक राहुल गांधी की जमानत बरकरार रहेगी। 3 मई को लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई होगी। कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है। 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए उसको 13 डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी। जैसे ही अदालत ने मुकदमे की लाइन लेंथ तय की, राहुल ने ट्वीट दाग दिया, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। डिस्क्वालिफाइड एमपी के टैग वाले ट्विटर हैंडल से राहुल का ट्वीट आया ही था कि प्रियंका ने भी तुरंत वीर रस में भीगी लाइनें ठोक दी। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने कानून की लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया। वैसे राहुल जिस अंदाज में दिल्ली से सूरत के लिए निकले थे उसी से साफ हो चुका था कि वो उसकी तैयारी करके निकले हैं। दिल्ली से सूरत की यात्रा में राहुल के साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी थे, जो लगातार उनके साथ बने रहे और अलग अलग जगह से अलग अलग मुद्राओं में राहुल गांधी के वीडियो भी लगातार रिलीज होते रहे। मसलन हवाई जहाज में प्रियंका के साथ राहुल गांधी, प्लेन से उतरने के बाद लाव लश्कर के साथ बस में सफर करते राहुल गांधी, जो रास्ते में खड़े तमाम लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे और फिर कोर्टरूम के बाहर समर्थकों और तमाशबीनों की भीड़ से गुजरते राहुल गांधी। कुल मिलाकर राहुल ने अदालत में अपनी पेशी को सियासत का शक्ति प्रदर्शन बना दिया। अब बीजेपी पूछ रही है कि इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, माफी मांगते और मामला खत्म कर लेते। आज छोटे सरकार अपने तमाम झंडा बरदारों के साथ इतना बड़ा लश्करे जर्रार लेकर क्या करने गए थे? आप अपने अहंकार का प्रदर्शन करने गए थे कि जो पिछड़े वर्ग के अपमान के बाद भी आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी ठसक है, या आप न्यायालय को दबाव में लेने गए थे? सूरत की अदालत से सजा मिलने के बाद से तेवर दिखा रहे राहुल कोर्ट से संसद तक मॉरल हाई ग्राउंड लेना चाहते हैं और कांग्रेस भी इस मुकदमे को मौके की तरह इनकैश करने की फिराक में है। लेकिन पार्टी चुनाव लड़ने पर रोक से राहुल को बचाने के तरीके भी खोज रही है। कांग्रेस को पता है कि अगर राहुल गांधी 8 साल तक संसद से बाहर रहे तो फिर पब्लिक की मेमोरी से भी आउट हो सकते हैं। देखिए, इतिहास से मुगल साफ हो गए हैं। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह सच है कि इतिहास के सिलेबस में हुए बदलाव के बाद 12वीं की इतिहास की किताब से मुगल चैप्टर बाहर हो गया है और किताब से मुगल चैप्टर के बाहर होने के बाद अब सियासत का नया चैप्टर ओपन हो गया है। जब कोई जाति, जब कोई समुदाय अपने स्वयं के स्वत्व को खो देता है, जिन्होंने इस देश को लूटा है, जो देश की संस्कृति को जिन्होंने नष्ट किया है,
मुगलों ने इस देश को लूटा है, हम लूटने वालों का इतिहास लिखेंगे क्या? ताजमहल मुगलों की निशानी, आगरा का लाल किला मुगल काल का बना, फतेहपुर सीकरी मुगल कालीन, अकबर का मकबरा मुगलों के दौर का। उत्तर प्रदेश में मुगल काल के ऐसे कई स्मारक हैं जो सैलानियों को आज भी खूब लुभाते हैं। लेकिन इन स्मारकों की मौजूदगी के बीच योगी सरकार ने यूपी में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों से मुगलों का नामो निशान मिटा दिया है। 12वीं की किताब से मुगल काल वाला चैप्टर हटा दिया गया। 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत जैसे पाठ हटाए गए हैं। ये फैसला शिक्षा सत्र 2023-24 से लागू हो गया है, यानी अब इतिहास की किताबें मुगल काल से मुक्त हो गई हैं। कि जो टीका टिप्पणी करते हैं करें, सच बताना, सच दिखाना, सच पढ़ाना, यह दायित्व है वर्तमान का और वो निभाया जा रहा है। इतिहास और वो भी खास तौर पर मुगलों के इतिहास को लेकर योगी आदित्यनाथ का नजरिया बेहद साफ रहा है। योगी और बीजेपी के दूसरे नेता कहते रहे, इतिहास की किताबों को सिर्फ मध्यकाल तक सीमित कर दिया गया। बीजेपी इतिहास की किताबों में प्राचीन भारत से जुड़े तथ्य जोड़ने की मांग करती है। जब कोई जाति, जब कोई समुदाय अपने स्वयं के स्वत्व को खो देता है, अपने सम्मान को खो देता है, उसे अपने पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है, तो वह इस प्रकार के अंधकार में भटक करके अपने स्वयं के अस्तित्व से जूझता हुआ दिखाई देता है। तो दलील ये कि इतिहास में अतीत का गौरव दिखे, शायद इसीलिए बीजेपी मध्यकाल में महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे नायकों पर फोकस करने की बात भी करती रही है। इसीलिए 3 साल पहले 2020 में योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया था। सवाल तब भी उठे थे, सवाल अब भी उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने न तब इन सवालों की फिक्र की थी, न अब फिक्र कर रही है। जिन्होंने इस देश को लूटा है, जो देश की संस्कृति को जिन्होंने नष्ट किया है और जिन्होंने आके बलात् यहाँ के ऊपर धर्म परिवर्तन कराए हैं, जजिया जैसा कर जिन्होंने लगाया, उनको इस देश में पढ़ाया जाएगा? वो क्या हमारे कभी गुरु हो सकते हैं? भाई मुगलों ने इस देश को लूटा है, हम लूटने वालों का इतिहास लिखेंगे क्या? और जो राष्ट्र के लिए, जिसने देश के लिए मर मिटने का काम किया है, इतिहास उसकी लिखी जाती है। मुगलों को इतिहास से बेदखल करने के फैसले का बीजेपी बेशक बचाव कर रही है, लेकिन सवाल खत्म नहीं हो रहे। ये तथ्य है, देश के इतिहास का एक हिस्सा मुगलों से जुड़ा है। देश की संस्कृति, खान पान पर मुगलों का असर रहा। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही करें तो ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा, इलाहाबाद का किला, ये तमाम इमारतें मुगल सल्तनत की याद दिलाती हैं। जुबान के तौर पर उर्दू, कव्वाली और गजल जैसी विधाएं मुगलों के वजूद से जुड़ी हैं। इसीलिए सवाल ये कि क्या सिर्फ इतिहास से बाहर कर देने से मुगल खत्म हो जाएंगे? न मालूम कितने ऐसे राजा महाराजा हुए हैं, ऐसे मुगल सल्तनत का बादशाह रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले गया। दुनिया का आदमी जब हिंदुस्तान आता है टूरिस्ट, तो वो आके यही तो पूछता है कि कहाँ है ताजमहल, कहाँ है आगरा। वही दुनिया जो है वो इनको समझेगी। तो मुगल अब सिलेबस से निकलकर राजनीति के रण क्षेत्र में आ गए। राजनीति के गणित में एक अलग ही इतिहास गढ़ा जा रहा है। दिलचस्प ये, मुगल काल की ये ऐतिहासिक धरोहरें तो होंगी, लेकिन इन्हें बनवाने वालों का किताबों में नाम लेवा नहीं रहेगा। लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और अब जिस तरह बीजेपी का रिएक्शन है, उससे तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की मेंबरशिप पर सियासत आने वाले दिनों में भी जिंदा रहेगी। हालांकि सियासत से इतर देश में कोरोना वायरस की दहशत भी जिंदा हो रही है। जी हां, कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राज्य सरकारों को एक्शन प्लान बनाने को मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि दिल्ली के पास गुरुग्राम में जैसे ही कोरोना का विस्फोट हुआ, तुरंत हरियाणा सरकार एक्टिव नजर आई। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण और पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए हरियाणा के हेल्थ और होम मिनिस्टर ने इमरजेंसी मीटिंग की। अधिकारियों को सिचुएशन के हिसाब से तैयार रहने का आदेश दिया और फिर मास्क वाली गाइडलाइंस भी जारी कर दी। अनिल विज ने कह दिया कि अगर हरियाणा में 100 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग होगी तो फिर मास्क पहनना जरूरी है। लोगों को स्वयं की प्रेरणा से इसका जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको मानना चाहिए।
हमने सभी हेल्थ वर्कर्स को और 100 से ज़्यादा गैदरिंग वालों को मास्क डालना अनिवार्य किया। यानी उत्तर भारत में मास्क की धीरे धीरे वापसी होने लगी। अब सवाल है कि आखिर बात मास्क जरूरी करने तक पहुंची कैसे? तो इसका जवाब इन आंकड़ों में मौजूद है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 3641 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से संक्रमित 7 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें भी महाराष्ट्र में 3 मौतें सामने आई हैं। अब देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 20,219 हो चुकी है। एक दिन पहले देश में कोरोना के 3824 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना के डेली केसेस के हिसाब से ये 6 महीने में सबसे ज्यादा संख्या थी और कोरोना के मामले एक हफ्ते से भी कम वक्त में दोगुनी तेजी से बढ़े। पिछली बार वायरस के संक्रमण का ये ट्रेंड तीसरी लहर में देखने के लिए मिला था और इस वक्त केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। लेकिन चिंता दिल्ली के लोगों की भी बढ़ रही है, क्योंकि देश की राजधानी में भी अब लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रविवार को दिल्ली में कोरोना के 429 केस सामने आए। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर 100 में से 16 सैंपल पॉजिटिव मिले। शायद यही वजह है कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर अब अस्पतालों की सरप्राइज विजिट कर रहे हैं। अभी फुल लोड में हम लोग 4 टन के करीब ऑक्सीजन पर डे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी बहुत है। हमारे पास 450 कोरोना के बेड्स उपलब्ध हैं, जिसमें अभी मैं गया था आईसीयू, तो वहाँ पे 14 बेड ही जो है ऑक्यूपाइड है, तो कैपेसिटी भी है। दिल्ली के अलावा गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी भी उन राज्यों में शामिल है जिनके चलते डेली केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी तरह गोवा में भी अचानक कोरोना के नए मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि इधर जम्मू में भी कोरोना के 50 नए केस सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से हर हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड तैयार करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन टेस्टिंग पर भी जोर दे रहा है। पिछले 24 घंटों में 2000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि कोरोना के साथ साथ H3N2 के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़े हॉस्पिटल्स के एक्सपर्ट्स के साथ इस पर चर्चा की और टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के फॉर्मूले पर जोर भी दिया। देखिए, भारत वायरस से लड़ेगा और जीतेगा भी, बचेगा भी, लेकिन असली सवाल तो यह है कि पाकिस्तान का क्या होगा। जी हां, कंगाली के जो घुन से खोखले हो चुके पाकिस्तान का आटा है, उसकी तरह रोजगार भी यहां पर गायब होने वाला है। और पाकिस्तान में 30 मोबाइल कंपनियों ने अपनी असेंबली प्लांट यहां पर बंद कर दी है। नतीजा ये हो गया है कि 20,000 लोगों पर बेरोजगारी की तलवार लटक गई है। आखिरकार दिन लद ही गए पाकिस्तान के। ऐसा इसलिए क्योंकि माजी में भी तबाही और मुस्तकबिल में भी तबाही। भूखों मरते पाकिस्तान पर ताला लटकने वाला है। बर्बादी का भंवर ऐसा है कि कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर पाकिस्तान से समेटने लगी। पाकिस्तान में मोबाइल फोन की असेंबलिंग बंद हो चुकी है। 30 असेंबलिंग यूनिट ने काम करना बंद कर दिया है। उधर भारत में बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां असेंबलिंग यूनिट लगा रही हैं, जिस पर शरीफ को कोसा जा रहा है। वहाँ पर अब नरेंद्र मोदी की पार्टी की बात करते हैं, अब देखिए वो कितना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। दुनिया के उसने अपने मुल्क को 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दिया। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापानीज को कम्पीट कर दिया, जापान को क्रॉस कर दिया। और साथ हम देखते हैं उनकी महिंद्रा। ठीक है, हम एग्रीकल्चर तो अपने आप को मोबाइल्स में वो हम तो जो हमारी जो है प्रोडक्शन सारी बंद हो रही है, कंपनियां अपनी कंपनी बंद करके जा रही हैं। सर, हम वो चीज़ जो इंडिया अभी अपनी आवाम को दे रहा है, जो बाहर की जो जितनी भी कंपनीज हैं उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, जितनी फैसिलिटीज कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान उसमें नाकाम हो चुका है। अवाम ऐसे ही बेचैन नहीं है। पाकिस्तान में 20,000 लोगों की नौकरी खतरे में है। आधी कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने अप्रैल की आधी तनख्वाह देकर लोगों की छुट्टी कर दी। हालात और कैसे बिगड़े, क्यों कंपनियां पाकिस्तान से तौबा तौबा कर रही हैं, इसकी वजह पाकिस्तानी यूथ्स के पास है। और सर, अगर मौजूदा हुकूमत को देख लें तो सर मौजूदा हुकूमत ने किया ही किया है। अपने बैंक बैलेंस बनने के अलावा, अपनी ग्रोथ करने के अलावा, अपने आप को डेवलप करने के अलावा उन्होंने मुल्क को डेवलप किया ही कितना है। सर, पाकिस्तान के 88% ऐसे बिजनेसमैन हैं जो रिफ्यूज़ कर चुके हैं कि हमने पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना है। 100% इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ऐसे जो मना कर चुके हैं कि हमने इनके साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना, हमने बिजनेस ही करना है। इवन के सर किसी ज़माने में जो चाइना, सऊदी अरेबिया और ईरान हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने भी इमदाद देने से या उन्होंने भी सरमायाकारी करने से मना कर दिया हुआ है। इधर रोजगार पर तलवार लटकी है, उधर शरीफ साहब ने रमजान में आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। पाकिस्तान में महंगाई ने पिछले 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसे में जो हुक्मरान भारत को बदनाम कर अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे, आज उन्हें अवाम हकीकत का आईना दिखा रही है।
हमारे सियासतदान कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आटा जो है 25 रुपए केजी मिल रहा है, यहाँ पर 150 रुपए केजी। बताएं जुल्म कहाँ पे हो रहा है? आटा तो यहाँ पे दुकानों पे भी नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। बहुत ज्यादा जुल्म है, गरीब आवाम रुल गई है, दुकानों पे मिल ही नहीं रहा। आप समझते हैं कि इस मुल्क के लिए कौन सा बेहतरीन अच्छा लीडर है जो मुल्क में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। भूखों मरती आवाम का सब्र टूट चुका है, भरोसा किसी हुक्मरान पर नहीं है। हो भी कैसे, क्योंकि जो भी सत्ता में आया उसने दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूटा। रही बात आवाम की, तो वो पहले भी ठगी गई और आगे भी ठगी जाएगी। तो देखिए, भूखमरी और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान पर अब नई मुसीबत आने वाली है, ये हम कयास नहीं लगा रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इस मुसीबत के बारे में संकेत दिए हैं। जियो न्यूज से बातचीत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि आने वाले दिनों में इमरजेंसी या मार्शल लॉ भी लग सकता है। इस वक्त ये तो इलेक्शन का सवाल नहीं है, ये कोई आम सा ट्रायल नहीं चल रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ट्रायल चल रहा है। वो अपना किरदार से साबित करेंगे कि क्या वो अदालत है, अदालत पाकिस्तान है, या वो टाइगर फोर्स बनना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच नहीं बनाता तो ये जो 3 जजेस का फैसला होगा, इट वोंट बी वर्थ द पेपर इट इज रिटन ऑन। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ा बात कर रहा हूँ। मुझे जो खदशा है कि जिस तरीके से ये तख्ते लाहौर का लड़ाई अना पे उतर आया है, ईगो की बात, ईगो का सवाल बन चुका है। मेरा जो खदशा है अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो तारीख उमर अत्तयार बंदियार चीफ जस्टिस साहब को याद रखेगा। देखिए, हुक्मरानों की लूट ने पाकिस्तान के लोगों को खुदकुशी की दहलीज पर धकेल दिया है। वहां एक बड़ी आबादी है जिसके घर में दोनों वक्त चूल्हा नहीं जलता। अब तो हाल ये यहाँ के हो गए हैं कि लोग पेट भर खाना खाने के लिए किसी की मैयत उठाने का इंतजार करने लगे हैं। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की बर्बादी की, तिल तिल मरती आवाम की चीख सुनेगी। पाकिस्तान में हालात कैसे हैं, कितने भयंकर हैं, इसका पहला सबूत सुनिए। कि हम गवाह हैं, ये हमारे मोहल्ले में भूखा सोएगा, इसके बच्चे बगैर सहरी के रोजा रखेंगे और अफ्तारी में भी भूखे रहेंगे। ये मोहल्ले में ढूंढेंगे किसी के घर में मौत हो गई हो, मैयत दफना के आए हो, खाना होगा, मेरे बच्चे खा लेंगे, चुपके से थैली भी भरेंगे। जितने लोग थैले भर रहे हैं, मैं रो रहा हूँ खड़े होकर यार कि हमारे लोगों को मारा कैसे है यार, इन हुक्मरानों ने हमारे लोगों की जनाजा निकाल दिया यार लोगों का। एक एक निवाले पर पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, दुआ कर रहा है कि अगर कोई अमीर ज्यादा मर जाए तो उसके घर मैयत में 2 रोटी नसीब हो जाए। 1 महीने में यह हालात और भी विस्फोटक हो गए। आप सोचो, जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपए यार, 50,000 रुपीज, वो अपना मुंह पीट रहा है कि मैं अपने बच्चों को ईद पे कपड़े कहां से दिलाऊंगा, मैं तो ना अफ्तारी करा पा रहा हूं ना सहरी करा पा रहा हूं, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। आप सोचो यार क्या कयामत हो गई है। 850 रुपए का 30 किलो आटा आता था 1 महीने पहले भाई, आज 5 किलो नहीं आ रहा, 860 रुपए का 5 किलो आटा है। न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान। गरीब आदमी का जीना पाकिस्तान में कितना मुश्किल हो चुका है, इसका एक और कलेजा चीर सच सुनिए। आपको पता है सिक्योरिटी गार्ड सड़कों में क्यों सो रहे हैं आजकल? ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, नोट किया आपने कि सिक्योरिटी गार्ड सड़कों पे सो रहे हैं। 12,000 रुपए तनख्वाह होगी, बस के अंदर आपका लग रहा है 80 रुपए एक स्टॉप का, 80 रुपए दूसरी बस का, 160 जाने का, 160 आने का। जब 9,000 तुम्हारा बस का पैसा लगेगा, 3,000 महीने का बचेगा, तुम खुद दिन में कुछ नहीं खाओगे तो बीवी क्या खाएगी, बच्चे क्या खाएंगे, घर का किराया क्या दोगे? तो अब गार्ड कह रहा है मैं सड़क पे सोऊंगा, सुबह उठूंगा, नाले में अपनी पैंट धोऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, दरवाजे खोलता रहूंगा दिन भर सेटों के लिए। ये है गार्ड। और जो MBA लड़के हैं ना कराची के, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, रक्शे और चिंचियां चला रहे हैं। रोटी तो छोड़िए साहब, गरीब आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। खून से महंगा पाकिस्तान में पानी बिक रहा है और ये सब किस तरह हो रहा है, इस कड़वी हकीकत से भी पर्दा उठ चुका है। हम गटर का पानी पीते हैं भाई, गटर का, और अगर जिंदा रहना है तो जो पानी खरीदोगे उसका 9,000 रुपए बिल बनता है, और वो भी हमें पता है वो कोई फिल्टर नहीं होता, वो खाली हमें दिल को मुतमईन करने के लिए 2 नंबर पानी भर के दे रहा है। तो भाई लोगों को कोई सोच ही नहीं रहा है यार। आप सोचो 40,000 रुपए के अंदर 20,000 रुपए घर का बिल चला गया, रेंट, 15,000 के इलेक्ट्रिक ले गई तुमसे, 5,000 में जिंदा कैसे रहेंगे? इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। जीना जितना मुश्किल है, पाकिस्तान में मरना उससे भी महंगा है। आवाम कहाँ जाए, क्या करे, जिए या मरे, यही सोचकर पाकिस्तानी आवाम बेचैन। तुम्हारी बीवी अपनी सालगिरह पे गिफ्ट मांगती है, दे सकते हो? बोलेगा 5 साल से नहीं दिया। तो अपनी माँ को दवाई दे सकते हो? करेगा हाँ, मेरी माँ की शुगर की दवाई 1,300 रुपए की आती थी 2 साल पहले, आज वो दवाई 7,000 की। मैंने कहा अम्मी मर जाओ,
खुदा से जाके शिकायत करना कि मैंने वो बच्चा जिसको पेट में पाला था ना, 9 महीने पेट में रखा, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, और जब वो माँ मर रही है, यार 40,000 की खबर, 15,000 की मैयत, बस शख्स की माँ की मैयत नहीं दे रहे, कह रहे 7 लाख दोगे तो मैयत मिलेगी। वो बच्चा क्या खुदकुशी नहीं करेगा कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया था आज उसकी लाश सड़ रही है डब्बे के अंदर, मेरे पास 7 लाख रुपए नहीं है। 7 लाख रुपए बेरोजगार आदमी के लिए 7 अरब रुपए से बड़ी रकम है। इन सारी बातों को सुनने के बाद लगता है कि पाकिस्तान में हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं, जो दिन ब दिन और बदतर हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान के हुक्मरानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिस्टम में इतनी लीकेज है कि उसको भर पाना अब दूसरे मुल्कों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। हालांकि जहां तक मुसीबतों का सवाल है तो रशिया और यूक्रेन वॉर ने यूरोप और अमेरिका को पैनिक मोड में ला दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन में बना नेटो का कमांड सेंटर निस्तनाबूद कर दिया, और इसी एक्शन के बाद पेंटागन ने भी अमेरिका की पूरी जंगी तैयारी का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रख दिया है। बारूद के विस्फोट के बीच आसमान में एक चिनूक दिखा। जिस मिलिट्री व्हीकल से जमीन पर कंपन होने लगती है, चिनूक उसे जबड़े में दबोचकर जमीन पर उतार रहा था। इसके फौरन बाद 2 हेलीकॉप्टर से सुपर सोल्जर्स निकले। असॉल्ट राइफल से लैस इन जवानों ने पोजीशन ली और फिर टारगेट की तरफ कूच कर दिया। ये तस्वीरें 31 मार्च की रोमानिया के एयरबेस कॉन्स्टेंटा में अमेरिकी सेना ने एयर असॉल्ट की मॉक ड्रिल की। रोमानिया में मॉक ड्रिल से पुतिन को टेंशन इसलिए है क्योंकि रोमानिया का बॉर्डर यूक्रेन और ब्लैक सी से लगता है। लेकिन रोमानिया की जमीन पर अमेरिका की एयर असॉल्ट ड्रिल की एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका की मशहूर वीकली न्यूज़ मैगजीन न्यूज़ वीक ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के एक एक शब्द अमेरिका और नेटो के होश उड़ाने वाले हैं। न्यूज़ वीक की इस वर्ल्ड ब्रेकिंग रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि 9 मार्च को रूस ने किंजल मिसाइल से हमला करके यूक्रेन में नेटो के कमांड सेंटर को नेस्तनाबूद कर दिया है। दावा यह भी है कि इस कथित हमले में अमेरिका और नेटो के कई बड़े अधिकारी मारे गए हैं। सोशल मीडिया पर वेरीफाइड अकाउंट से ऐसे कई दावे वायरल हैं, जिसमें रूसी सुपरसोनिक मिसाइल से नेटो कमांड सेंटर पर पुतिन आर्मी के हमले की बात कही गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि नेटो के जिस कमांड सेंटर को रूसी सेना ने निशाना बनाया, वो जमीन से कई मीटर नीचे से ऑपरेट कर रहा था, जिसे डिस्ट्रॉय करने के लिए रूसी सेना ने किंजल जैसी विनाशक मिसाइल का इस्तेमाल किया। न्यूज़वीक की शॉकिंग रिपोर्ट में रूसी जर्नलिस्ट विक्टर विक्टॉप के हवाले से लिखा गया है कि नेटो के इस कमांड सेंटर में 300 के करीब लोग थे, जिनमें से ज्यादातर ब्रिटेन और पोलैंड के थे। इन लोगों को कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन में सपोर्ट करने के लिए कई अमेरिकी कमांड सेंटर में मौजूद थे। तो क्या वाकई रूस के मिसाइल अटैक में कई अमेरिकी और नेटो ऑफिशियल्स मारे गए? क्या वाकई ये पुतिन का नेटो के खिलाफ जंग का ऐलान है? नेटो ने पुतिन के खिलाफ जंग क्यों नहीं छेड़ी? इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है, क्योंकि नेटो और अमेरिका चोरी छिपे यूक्रेन में कमांड सेंटर के जरिए रूस के खिलाफ वॉर प्लान बना रहे थे, और वो यूक्रेन के साथ सैन्य सहयोग का ढिढोरा नहीं पीट सकते, इसलिए रूस को मौका मिल गया। अब अगर नेटो या अमेरिका ने मान लिया कि किंजल अटैक में उनके अधिकारी मारे गए, तो पहला सवाल रूस पूछेगा कि यूक्रेन में आप कर क्या रहे थे? याद कीजिए 24 फरवरी 2022 को जब पुतिन ने रूस पर हमले के पहले दिन कहा था कि यूक्रेन पर अटैक करना मजबूरी है, क्योंकि पश्चिम के देशों ने यूक्रेन को एंटी रूस एक्टिविटी का सेंटर बना लिया था। यानी न्यूज़ वीक की खबर सच भी होगी तो भी अमेरिका कबूलेगा नहीं कि नेटो कमांड सेंटर पर पुतिन की मिसाइल गिरी, क्योंकि ये कबूलनामा पुतिन के वॉर एक्शन को जायज ठहरा देगा। देखिए, वैसे पुतिन तो लगातार फिनलैंड और स्वीडन की नेटो मेंबरशिप पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो बकायदा दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने की धमकी भी दे दी थी, लेकिन बावजूद इसके अब फिनलैंड नेटो की मेंबरशिप हासिल करने वाला नया देश बन रहा है, और यही वजह है कि अब रशिया की तरफ से धमकियों की सबसे नई इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दी गई है। लेकिन पुतिन एंड कंपनी की धमकी से पहले बेल्जियम में हुए उस डेवलपमेंट पर गौर करना जरूरी है जिसने अब नेटो वाली पावर को 30 मुल्कों से बढ़ाकर 31 तक पहुंचा दिया। रूस के यूक्रेन पर अटैक के बाद फिनलैंड जैसा न्यूट्रल देश रूस के साथ 1000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर शेयर करने वाले देश ने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद और सबसे बड़ी बात, तुर्की से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद फिनलैंड चंद घंटों में नेटो का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। We will welcome Finland as the 31st member of NATO, making Finland safer and our alliance stronger.
We will raise the Finnish flag for the first time here at the NATO headquarters. It will be a good day for Finland's security, for Nordic security, and for NATO as a whole. फिनलैंड और स्वीडन ने करीब करीब एक साथ नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, मगर फिनलैंड को अप्रूवल मिला है। लेकिन यह भी सही है कि जिस लीडर ने फिनलैंड को नेटो में शामिल करने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया, जो सबसे ज्यादा वोकल रही, फिनलैंड की वो प्राइम मिनिस्टर सना मारिन चुनाव हार गई। लेकिन ये फिनलैंड की इंटरनल पॉलिटिक्स है। दूसरी तरफ स्वीडन अब भी नेटो मेंबरशिप का इंतजार कर रहा है। I say this because sometimes you get the feeling that in a way Sweden is left alone. No, Sweden is not left alone. Sweden is as close as it can come as a full-fledged member, and we continue to integrate Sweden. हालांकि अब सवाल है कि नेटो मेंबर बन जाने के बाद फिनलैंड और स्वीडन का क्या फायदा होगा। इसका जवाब नेटो के आर्टिकल 5 में छिपा है। इसका मतलब यह है कि अगर नेटो के किसी सदस्य देश पर हमला हुआ तो सभी मेंबर कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा और ऐसे में सभी देश दुश्मन के खिलाफ काउंटर अटैक करेंगे। अब फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से रूस तिलमिला रहा है और इसका रिएक्शन यूक्रेन वॉर जोन में दिख रहा है। रूस ने ईस्ट डोनबास क्षेत्र में एंटी टैंक मिसाइलों से लैस नया ड्रोन टैंक उतारा। रशिया ने अपने मार्कर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल का परीक्षण शुरू कर दिया। मार्कर यूजीवी कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइलों से लैस है, जो मानव रहित टैंक है जिसे दूर से रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें लगी मिसाइलें दुश्मन के किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट करने में सक्षम हो। रशिया का एक्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन को लेपर्ड और अब्राम्स जैसे टैंक मिल रहे हैं। इसके अलावा नॉर्वे और डेनमार्क ने भी यूक्रेन के हथियारों वाली सप्लाई लाइन को मजबूती दी है। आपको बता दें कि फिलहाल रशिया का ड्रोन टैंक टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है। और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की, जहां से निकलकर चीता पास के ही खेत में पहुंच गया। हद तो तब हो गई जब चीते को दोबारा पार्क में पहुंचाने के लिए फॉरेस्ट गार्ड्स अंग्रेजी में आवाज लगाने लगे। ये भगदड़ और खौफ इसलिए है क्योंकि कूनो नेशनल पार्क वाला चीता अचानक नेशनल पार्क से बाहर निकल गया और खेतों में पहुंच गया। जब लोगों ने काफी कोशिशें कर ली तो फिर वन कर्मी मौके पर पहुंचे और नामीबिया से आए चीते को अंग्रेजी में समझाने लगे। जिस चीते को अंग्रेजी में समझाने की कोशिश हुई उसका नाम ओबान है। ये विजयपुर इलाके के बड़ौदा और गोलीपुरा गांव के खेतों में घुस गया था। इस बीच चीता आने की खबर जैसे ही फैली, गांव में रहने वाले लोग लाठी डंडे लेकर चीते का सामना करने के लिए तैयारी करते दिखाई दिए। मैंने स्वयं देखा है अपनी छत पे से, जो हमारे घर के पीछे दीवार है उसमें प्याज खड़ी है, प्याज के खेत में था, उसमें आराम से लेट रहा था, जो हमने छत पे खड़े होके देखा। इस बीच कूनो की मॉनिटरिंग टीम और दूसरे अफसर भी झार बड़ौदा पहुंचकर चीते ओबान को वापस ले जाने में जुट गए। हालांकि फॉरेस्ट ऑफिसर्स का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं, चीते से घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद ये ओबान नाम का चीता वापस नेशनल पार्क में चला गया।